नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो द बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 देखा, जिसमें हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 तक की जितने भी सेक्शंस हैं जिसमें कि आपके डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं, वो सारी चीज़ें देखी। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 के साथ, जिसकी हेडिंग है एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधित श्रम पद्धति का उत्साधन। उत्साधन मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। इस चैप्टर में हम लोग सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 4 के बारे में, जिसकी हेडिंग है बंधित श्रम पद्धति का उत्साधन। कि जो बॉन्डेड लेबर है उसको ख़त्म करने के बारे में यह सेक्शन बात करता है। इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर बंधित श्रम पद्धति का उत्साधन मीन्स एबोलिशन हो जाएगा, और ऐसे प्रारंभ पर प्रत्येक बंधित श्रम करने की किसी बाध्यता से मुक्त और उन्मोचित हो जाएगा। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात कोई व्यक्ति बंधित श्रम पद्धति के अधीन या उसके अनुसरण में कोई अग्रिम नहीं देगा अथवा किसी व्यक्ति को कोई बंधित श्रम या किसी अन्य प्रकार का बलात् श्रम करने के लिए विवश नहीं करेगा। पूरी तरीके से जो सेक्शन 4 है वो बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने की बात करता है कि जैसे ही यह अधिनियम लागू होता है उसके साथ ही बॉन्डेड लेबर और उससे रिलेटेड जो भी पद्धतियां हैं, सिस्टम्स हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म माने जाएंगे। अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 5, एग्रीमेंट, कस्टम एक्सेट्रा टू बी वॉइड। ये बताता है कि जो बंधित श्रम है उससे संबंधित अगर कोई करार है, कोई रूढ़ी, कुछ भी है, वो सभी शून्य माने जाएंगे। इस सेक्शन के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ पर कोई ऐसी रूढ़ी या परंपरा या कोई संविदा, करार या अन्य लिखत, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात की गई हो या निष्पादित की गई हो, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति से या उस व्यक्ति के कुटुंब के किसी सदस्य से या उस व्यक्ति के आश्रित से बंधित श्रमिक के रूप में कोई काम करने या सेवा करने की अपेक्षा की जाती है, शून्य और अपरिवर्तनशील होगी। सेक्शन 5 किसी एग्रीमेंट के बारे में बताता है, किसी रूढ़ी के बारे में बताता है कि चाहे दो व्यक्तियों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया हो कि वो किसी को कोई एक्स वाई को पैसा उधार दे रहा है और उसके बदले में उसको बॉन्डेड लेबर करना पड़ेगा, या फिर किसी एरिया में या किसी प्रादेशिक क्षेत्र में इस तरीके की कोई रूढ़ी है, कस्टम है, तो उसको भी बंद माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 5 है वो करार, रूढ़ी या इसी तरीके की किसी प्रचलित पद्धति को शून्य बताता है, जो कि बॉन्डेड लेबर को बढ़ाती है या उसे बनाती है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 बात करता है कि जो बंधित ऋण है उसका प्रतिसंधाय करने के दायित्व की समाप्ति। चैप्टर 3 में जो सेक्शंस आते हैं वो है सेक्शन 6, 7, 8 और 9। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 बताता है कि जो बंधित ऋण का प्रतिसंधाय करने के दायित्व की समाप्ति किस तरीके से होगी। तो इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी बंधित ऋण का प्रतिसंधाय करने या ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व चुकता न किए गए किसी बंधित ऋण के किसी भाग का प्रतिसंधाय करने के लिए बंधित श्रमिक का प्रत्येक दायित्व समाप्त हुआ समझा जाएगा। क्लॉज 1 एक तरीके से पूरा जो बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड अगर कोई अमाउंट है, राशि है, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने की बात करता है। नेक्स्ट क्लॉज बताता है इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी बंधित श्रम या उसके किसी भाग की वसूली के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी सिविल न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं की जाएगी। ये कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करता है।
कि अगर दो लोगों के बीच में इस तरीके का कोई जो बंधित ऋण है, उसे जो बॉन्डेड डेब्ट है उसके बारे में अगर कोई करार हुआ है या कोई रूढ़ी है, तो करार या रूढ़ी होते हुए भी वो व्यक्ति उस बंधित ऋण जो बॉन्डेड डेब्ट है उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, बंधित ऋण की वसूली के लिए प्रत्येक डिक्री या आदेश जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व पारित किया गया हो और ऐसे प्रारंभ के पूर्व पूर्णतः चुकता न किया गया हो, ऐसे प्रारंभ पर पूर्णतः चुकता किया गया समझा जाएगा। 1976 से पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पक्ष में जो बंधित ऋण है, बॉन्डेड डेब्ट है, वो लिखा गया था, तो जिस व्यक्ति को वह चुकाना था, अगर मान लीजिए उसके अगेंस्ट कोई डिक्री भी पारित हो गई है 1976 से पहले, पर वो उस ऋण को, डेब्ट को पूरा नहीं चुका पाया है, तो सेक्शन 6 का क्लॉज 3 हमें बताता है कि जैसे ही ये एक्ट पास हुआ उसके बाद जो भी बॉन्डेड डेब्ट है जो रिमेनिंग रह गया है, उसके लिए भी वो व्यक्ति जो बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आ रहा है, फ्री माना जाएगा। उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसने डिक्री का पूरी तरीके से अनुपालना नहीं की है। क्लॉज 4 बात करता है, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी बंधित ऋण की वसूली के लिए की गई प्रत्येक कुर्की ऐसे प्रारंभ पर समाप्त हो जाएगी जहां ऐसी कुर्की के अनुसरण में बंधित श्रमिक की कोई जंगम संपत्ति अभिग्रहित की गई थी और उसकी अभिरक्षा से हटा ली गई थी और उसके विक्रय के लंबित रहने के दौरान किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई थी, वहां ऐसी जंगम संपत्ति का कब्जा ऐसे प्रारंभ के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से बंधित श्रमिक को वापस कर दिया जाएगा। क्लॉज 5, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बंधित श्रमिक की या उसके कुटुंब के किसी सदस्य या अन्य आश्रित की किसी संपत्ति का कब्जा किसी बंधित ऋण की वसूली के लिए किसी लेनदार द्वारा बलपूर्वक ले लिया गया था, वहां ऐसी संपत्ति का कब्जा ऐसे प्रारंभ के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा जिससे वह अभिग्रहित की गई थी। क्लॉज 4 और 5 संपत्ति के बारे में बात करता है कि लीगली और इलीगली, मतलब क्लॉज 4 बात करता है कोर्ट के आदेश के द्वारा और 5 बात करता है बलपूर्वक ली गई संपत्ति के द्वारा। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर किसी बंधित श्रमिक से वह संपत्ति ली गई है तो तुरंत प्रभाव से इस एक्ट के लागू होते ही उसे वह संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। क्लॉज 6 बात करता है, यदि उपधारा 4 या 5 में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का कब्जा इस अधिनियम के प्रारंभ से 30 दिन के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो व्यथित व्यक्ति ऐसी संपत्ति के कब्जे की वापसी के लिए विहित प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए आवेदन कर सकेगा और विहित प्राधिकारी लेनदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात लेनदार को यह आदेश देगा कि वह आवेदक को संबंधित संपत्ति का कब्जा ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए वापस कर दे। क्लॉज 7 बात करता है, विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा 6 के अधीन किया गया आदेश सिविल न्यायालय द्वारा किया गया आदेश समझा जाएगा और धन संपत्ति निम्नतम अधिकारिता वाले ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर लेनदार स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। नेक्स्ट, शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां कुर्क की गई किसी संपत्ति का विक्रय किसी बंधित ऋण की वसूली के लिए किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया था, वहां ऐसे विक्रय पर इस अधिनियम के किसी उपबंध का प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु बंधित श्रमिक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे प्रारंभ से 5 वर्ष के भीतर किसी समय ऐसे विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन तब कर सकेगा जब वह उस विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट उस रकम की जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया था उसमें से उतनी रकम और अंतकालीन लाभ
मैसने प्रॉफिट, लाभ जो विक्रय की ऐसी उद्घोषणा की तारीख से डिक्रीदार द्वारा प्राप्त किए गए हों, कम करके डिक्रीदार को संदिग्ध करने के लिए न्यायालय में जमा कर सकेगा। क्लॉज 9, जहां बंदिश श्रम पद्धति के अधीन किसी बाध्यता के प्रवर्तन के लिए कोई वाद या कार्यवाही जिसके अंतर्गत बंदित श्रमिक को दिए गए किसी उधार की वसूली के लिए वाद या कार्यवाही भी है, इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित हो, वहां ऐसा वाद या कार्यवाही ऐसे प्रारंभ पर खारिज हो जाएगी। इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रत्येक बंदित श्रमिक जो निर्णय के पूर्व या उसके पश्चात सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया है, ऐसे निरोध से तत्काल छोड़ दिया जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 7, जो बात करता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड लेबरर टू बी फ्रीड फ्रॉम मॉर्गेज एक्सेट्रा, बंदित श्रमिक की संपत्ति का बंधक आदि से मुक्त किया जाना। बंधित श्रमिक में निहित सभी संपत्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी बंधित ऋण के संबंध में किसी बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य विलंगमों के अधीन थी, जहां तक उसका संबंध बंधित ऋण से है, वहां तक ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य विलंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएगा। और जहां ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व बंधकदार के कब्जे में थी या भार, धाराधिकार, विलंगम के धारक के कब्जे में थी, वहां ऐसी संपत्ति का कब्जा उस दशा के सिवाय जब वह किसी अन्य भार के अधीन थी, ऐसे प्रारंभ पर बंधित श्रमिक को वापस कर दिया जाएगा। क्लॉज 2 के अनुसार यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का कब्जा बंधित श्रमिक को वापस करने में कोई विलंब किया जाता है, तो ऐसा श्रमिक ऐसे प्रारंभ की तारीख से ही बंधकधार से या भार, धाराधिकार या विलंगम के धारक से ऐसे अंतःकालीन लाभ वसूल करने का हकदार होगा जो धन संपत्ति निम्नतम अधिकारिता वाले ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाएं जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता के भीतर ऐसी संपत्ति स्थित है। इस तरीके से हमने देखा कि जो सेक्शन 7 और जो 6 है वो दोनों ही पूरी तरीके से बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, चाहे फिर वो संपत्ति से संबंधित हो या किसी भी तरीके के मॉर्गेज वगैरह से संबंधित हो। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 8, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।